प्रियंका संभव। सबसे पहले हमारी नजर रहने वाली है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो खुलने ही वाले कमोडिटी बाजार और आज सोने की चाल पर रहेगी नजर। सोना एक प्रेशर जोन में नजर आ रहा है और इस प्रेशर में आपको क्या करना चाहिए बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। साथ ही में आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए एक जोरदार कमाई का आइडिया, तत्काल ट्रेड आइडिया। किस शेयर में करें खरीदारी या बिकवाली। सिमी भौमिक जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे निफ्टी की चाल पर उनकी नजर किन लेवल्स पर है और कौन से लेवल्स पर आप ले एक स्ट्रैटेजी। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी देर में मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और सुमित पकड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। साथ ही में आपके शेयरों पर होगी फटाफट सलाह थोड़ी देर में 10:57 से। लेकिन हम अभी रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग की तरफ। सोना इस साल की बढ़त कमोबेश गंवा चुका है, प्रेशर में नजर आ रहा है। जुलाई तक करीब 30% रिटर्न देने वाले सोने में अब जनवरी के मुकाबले मुश्किल से 6% ऊपर की तरफ ही कारोबार रह गया है। अमेरिका में ट्रंप की जीत और उसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद सोना करीब 12% लुढ़क गया है और कल भी हमने इसमें भारी गिरावट ही देखी है। हालांकि आज संभलने की पूरी कोशिश जरूर कर रहा है सोना, लेकिन इसके बावजूद कॉमेक्स पर फिलहाल $1130 के आसपास ही कारोबार हो रहा है और ये पिछले 11 महीने का निचला स्तर है। चांदी में भी कल हमने देखा शाम को भारी गिरावट, आज हल्की रिकवरी चांदी दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल डॉलर 14 साल की ऊंचाई पर चला गया है और सोने की मांग में भारी कमी आई है और ऐसे में सोना जो है वो प्रेशर जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो डॉलर का स्ट्रेंथ है ये इस पर काफी भारी पड़ रहा है। कच्चे तेल में भी हमने कल देखा गिरावट के बाद हल्की सी रिकवरी को आते हुए। अमेरिका में आज हाउसिंग डेटा आने वाला है और इससे ठीक पहले ब्रेंट फिर से $54 के ऊपर चला गया है। वहीं आज डॉलर के मुकाबले आज रुपए में बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। तो इंतजार है अब घरेलू कमोडिटी बाजारों का खुलने का और सोने पर रखनी चाहिए नजर, क्योंकि सोने में जो दबाव आ रहा है क्या यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट देखते हैं आपके लिए खरीदारी का मौका। और चांदी भी कमोबेश दबाव के घेरे में है और इस दबाव में क्या खरीद करना सही रहेगा या नहीं। क्रूड पर भी रखनी होगी नजर। क्रूड में जिस तरह से हम कीमतों की उतार चढ़ाव देख रहे हैं, क्या एक फोकस लेगा क्रूड, इस पर होगी नजर। तो खुल गए कमोडिटी बाजार। सबसे पहले एक चेक क्रूड की ओपनिंग प्राइस का और क्रूड खुल रहा है दबाव के साथ 3478 का भाव है। 9 रुपए की कमजोरी क्रूड एमसीएक्स में खुलते के साथ। सोना आपकी स्क्रीन पर फिलहाल 27,019, लेकिन क्या ये 27,000 के आज नीचे जाएगा, इस पर रहनी चाहिए नजर। चांदी 39,421 के साथ खुल रहा है फिलहाल। 126 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या इस तेजी को सस्टेन कर पाएगा। नेचुरल गैस दबाव के साथ खुल रहा है 232 रुपए 70 पैसे के लेवल्स है यहां पर। बेस मेटल्स में कॉपर में हम दबाव देख रहे हैं 391 रुपए 35 पैसे के साथ खुल रहा है कॉपर दबाव। एल्यूमिनियम 118 रुपए 50 पैसे के साथ खुलता हुआ। अभी कोई ज्यादा इसमें हम मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, लेकिन निकल की शुरुआत मजबूती के साथ 770 रुपए के साथ खुल रहा है निकल। जिंक 189 रुपए 70 पैसे के साथ दबाव यहां पर। जिंक में हमें दबाव अभी दिख रहा है, तो मिली जुली ओपनिंग है दिख रही है अभी तक। सोना खुल चुका है और अभी फिलहाल शुरुआत में हल्की तेजी 27,028 पर खुला है। हरे निशान पर दिख रहा है सोना। 27,000 के ऊपर कितनी दूर तक टिक पाएगा इस पर होगी नजर। एक चेक एग्री कमोडिटीज का लेते हैं, किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। तो सोयाबीन कमजोरी के साथ खुलते हुए 3045 का भाव, 4 रुपए की कमजोरी सोयाबीन इंडेक्स फिलहाल खुलने के साथ। कुछ और एग्री कमोडिटीज, सरसों दबाव 1 रुपए का 4,666 रुपए पर खुल रहा है। ग्वार सीड में हम देख रहे हैं मजबूती, हरे निशान पर शुरुआत 3,295 का भाव ग्वार सीड इंडेक्स। हल्दी में है दबाव 24 रुपए का 7,350 के लेवल्स के साथ खुलते हुए और जीरा 18,225 के साथ खुल रहा है हरे निशान पर। तो खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार। क्रूड में हम कमजोरी देख रहे हैं, सोना और चांदी संभलने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करें इन लेवल्स पर, समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। कुणाल गुड मॉर्निंग। सोना इस साल की बढ़त गवा चुका है कमोबेश, इस स्तर पर
आप क्या कॉल देंगे, क्या किया जाए? जी, मुझे लग रहा है कि ये लेवल से ज्यादा बेरिश नहीं रहना चाहिए टाइमिंग के लिए। जो भी यूएस में आने वाले महीनों में रेट हाइक होने वाला है वो प्राइस इन हो चुका है। सो मेरी राय में 26,800 की आसपास बाइंग करना चाहिए। 27,150 का लेवल जाता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और चांदी भी 40,000 के रुपए के नीचे ही नजर आ रहा है, कमजोरी चांदी में भी है। आपकी सलाह चांदी पर कुणाल? चांदी में मुझे लग रहा है कि सेम है, व्यू 39,000 के जो लेवल्स है काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि जस्ट बिकॉज डॉलर कंटिन्यूस स्ट्रांग होता रहे तो कंटिन्यूस ये नीचे आते रहेंगे। दैट इज नॉट द केस। सो आप चांदी में भी ये लेवल्स पे थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 40,000 तक के लेवल आते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, और कच्चा तेल दायरे में सिमटता हुआ नजर आ रहा है, एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, इस रेंज को तोड़ने में मुश्किल हो रही है, तो आपकी रणनीति क्या होगी क्रूड में? क्रूड में भी मेरा व्यू ऐसा है कि 3475, 3480 अच्छे लेवल्स है बाइंग के लिए। इसे आपको ऊपर में 3550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ा बहुत क्रूड भी नीचे आया है, बट आई डोंट थिंक सो इट विल लास्ट लॉन्ग। तो मौजूदा स्तरों पे आप बाइंग कर सकते हैं 3550 के टारगेट के लिए। ओके, सो 3470 के आसपास खरीद की सलाह क्रूड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आप क्या एक्शन देख रहे हैं? कौन सी एग्री कमोडिटी आज आपकी टॉप पिक्स होंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज हमारी नजर दो एग्री कमोडिटी पे रहेगी, एक खरीदारी की और एक बिकवाली की। पहली नजर जो रहेगी सोया तेल जनवरी वायदा पर, वहां पर 727 रुपए के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 722 का एक स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य होगा 736 रुपए का। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खाने के तेलों में तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो सीबीओटी हो या बुर्सा मलेशिया हो। दूसरा, रूपी की जो कमजोरी है, ये तीनों फैक्टर के चलते भारतीय बाजारों में खाने के तेलों में इसका सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा और कीमतें एक बार फिर जो है तेजी दिखा सकती है, तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। दूसरी कमोडिटी होगी एमसीएक्स मेन्था तेल दिसंबर वायदा में। यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 1010 के आसपास जो है बिकवाली करना चाहिए। 1022 का एक स्टॉप लॉस रखे, नीचे में 992 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेंथा तेल में बिकवाली की सलाह दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं आपको मनोज जी, और साथ ही में इनकी खरीदारी की सलाह है सोया ऑयल में। यहाँ पर ये लक्ष्य देख रहे हैं 736 के, और खरीद की सलाह सोया तेल में। कुणाल, बेस मेटल्स में अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? बेस मेटल में मुझे निकल अच्छा लग रहा है। मौजूदा स्तरों पे भी आप बाइंग कर सकते हैं 765, 770 के आसपास। 780, 85 के टारगेट रखने चाहिए, और थोड़ा लंबे अवधि से देखिए तो 800, 805 के टारगेट्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, सो निकल में खरीदारी की सलाह यहाँ पर दे रहे थे कुणाल आपको। और मनोज जी, डॉलर 14 साल की अपनी ऊंचाई पर है, और ये स्ट्रेंथ काफी कमोडिटीज पर भारी भी पड़ रहा है, और रुपए में भी हम देख रहे हैं एक दायरे में ही रुपया भी घूमता हुआ नजर आ रहा है। और आपका अभी क्या व्यू है करेंसी मार्केट पर और रुपए पर? जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, हमारा मानना है कि आने वाले समय में ये 106, 107 तक के स्तर दिखा सकता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर रूपी डॉलर की बात करें तो 6750, 6760 वो एक अहम स्तर होगा, जहां पे जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा रुपए की मजबूती को। तो वहां पे खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए डॉलर यूएसडी आईएनआर में, क्योंकि हमारा मानना है कि आने वाले समय में रूपी फिर से जो एक बार वीकनेस दिखा सकता है। 6820 पहला स्तर होना चाहिए, और अगर वहां पे वो लेवल पे सस्टेन नहीं होता है और वो भी ब्रीच करता है तो फिर रूपी 6850 तक की गिरावट भी दिखा सकता है। तो निचले स्तरों पर यूएसडी आईएनआर में खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। ओके, सो जो नीचे की तरफ जाए तो खरीदारी कीजिए, लेकिन आप जैसे कह रहे थे 106, 107 तक आप जाते हुए देख रहे हैं। कुणाल, आप कहां से देख रहे हैं यहाँ डॉलर, और कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और रुपया आपको अभी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? डॉलर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जब तक डॉलर में यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ नहीं अटकती है तब तक कोई मेजर अप्रिसिएशन नहीं आएगा। बट आई थिंक 104, 105 पे अटकना चाहिए डॉलर, बिकॉज स्ट्रॉन्गर डॉलर इन अ वे यूएस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लग रहा है कि
ये रैली 1-2 दिन में कहाँ भी फिजल होनी चाहिए डॉलर की, और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो मैं ऊपर के स्तर पे थोड़ा बेचने का व्यू रखूंगा। ठीक है, शुक्रिया कुणाल और मनोज जी, आप दोनों ने वक्त निकाला सुबह सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही और हमें अपना समय दिया, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। और इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको बता दें बजट से क्या है ज्वेलरी सेक्टर की उम्मीदें, ज्वेलर्स की क्या है वित्त मंत्री से मांग, जानने के लिए देखिए कमोडिटी राउंड अप आज 11:27 पर। हमारे साथ जुड़ेंगे GJF के चेयरमैन GV श्रीधर। हाजिर होते एक छोटा सा ब्रेक लेकर, और ब्रेक के बाद आपके लिए ढेर सारा एक्शन, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही सिबी भौमे की निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी आगे। बाजार में सुस्त कारोबार है और इस सुस्त कारोबार में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं आशुतोष सरना। इनके मुताबिक एक्सिस बैंक में है बिकवाली की सलाह, लक्ष्य 460 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 479 पर लगाइए और सेल एक्सिस बैंक इंट्राडे के लिए ये आशुतोष सरना का तत्काल ट्रेड आइडिया। बाजार में हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन एक अहम खबर, जनधन खातों के दुरुपयोग के बाद अब सरकार सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। दिसंबर को सबसे पहले आपको CNBC आवाज ने ये खबर दी थी कि जनधन खातों में अगर एडिशनल पैसा पाया जाएगा तो सरकार कदम उठा सकती है। और इससे ही जुड़ी एक अहम खबर, 5 लाख तक जमा करने वाले खातों की जो है वो चेकिंग होगी, लेन देन और डिजिटल ट्रांजैक्शन इनसे नहीं हो पाएंगे। बिना पैन के खाते से लेन देन पर RBI ने ये डाली है। और यहां पर हम देख रहे हैं जनधन अकाउंट्स में जो एक पूरी खबर की लहर आई थी, जिसके बारे में आपको CNBC आवाज ने पहले भी बताया था, उस पर अब और सख्ती। लेकिन क्या है पूरा अपडेट, समझते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर से? जनधन खातों पर अब किस तरह की सख्ती कर सकती है सरकार? देखिए, सरकार ने सख्ती कर दी है और दरअसल हमने जो खबर करीब 8 दिसंबर को बताई थी, उसी खबर पर मुहर लगी और रिजर्व बैंक ने औपचारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा है कि किसी खाते में अगर 5 लाख रुपए जमा है और उस खाते में अगर पैन नहीं डाला गया है, पैन सीड नहीं किया गया है, उस खाते से आप लेन देन नहीं कर सकेंगे। ना तो उस खाते में आप और पैसा जमा कर सकते हैं, ना तो उस खाते से आप नगद निकाल सकते हैं, ना ही उस खाते से आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले या तो पैन देना होगा, अगर पैन देने में सक्षम नहीं है तो आपको जाकर के वहाँ पे फॉर्म 60 एक होता है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत आता है, वो फॉर्म 60 नहीं 60, वो फॉर्म 60 आपको जाकर के भरना होगा। उसके बाद ही आप उस खाते से लेन देन करेंगे। और ये सख्ती खातों से उन खातों पर भी लागू होगी जिन खातों में 8 नवंबर के बाद यानी नोटबंदी के बाद 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा किए गए। वहां भी आप कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप वहां पे पैन नहीं देते हैं या फिर आप फॉर्म 60 नहीं भरते हैं। ये सारा कदम इस वजह से उठाया गया है कि पिछले दिनों लगातार ये खबर आई थी कि जो स्मॉल अकाउंट है, जो जनधन खाते जैसे अकाउंट है, उन खातों का दुरुपयोग किया जा रहा है काले धन को सफेद करने के लिए, और वहां किसी दूसरे ने अपने खाते में पैसा जमा, दूसरे खाते में पैसा डलवा दिया है, और ताकि उनका काला धन सफेद हो सके। उसके बाद आपको याद होगा प्रियंका कि प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा भी था कि अगर आपके खाते में किसी दूसरे शख्स ने पैसा डलवाया है तो आप उसको वहीं रहने दीजिए, आप मत दीजिए वापस। मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि आपके खाते में जो पैसा किसी और का है वो आपका ही हो जाए, और उसी की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है।
बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण। बड़ा कदम कि अब अगर जनधन खातों में 5 लाख से ज्यादा की राशि जमा है तो उस पर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आप बिना पैन के नहीं कर सकते। पैन नहीं है तो आपको एक फॉर्म 60 भरना होगा, तभी उस पैसों का ट्रांजैक्शन हो सकता है और डिजिटली भी उसे नहीं निकाला जा सकता जब तक कि आपके पैन की जानकारी नहीं हो। और ये खबर लेकर आए थे लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण ने इस खबर को 8 दिसंबर को ही ब्रेक किया था और आज इस पर सरकार की तरफ से मुहर लगती हुई और ये खबर सबसे पहले आपको CNBC आवाज ने ही दी थी। बढ़ते हैं बाजार की तरफ। आज बाजार की हमने सुस्त शुरुआत देखी और अब दबाव के घेरे में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में जा चुके हैं। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 15 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में भी करीब 12 अंकों का दबाव है। 8150 के लेवल्स के नीचे आ चुका है। मेरे साथ SimiBhowmik.com की सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी के ये लेवल्स आप टेक्निकल चार्ट में इन्हें कैसे रीड कर रही हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी मंडे से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है जिसका सपोर्ट करीब 8100 8120 के आसपास है और निफ्टी अभी उसी रेंज के आसपास जा रहा है। और मेरे ख्याल से निफ्टी जो रेंज में है जिसमें 100 पॉइंट का ही रेंज है, 8100 के आसपास सपोर्ट और 8200 के आसपास रेजिस्टेंस। निफ्टी इस बीच में कई बार ऊपर जाने का कोशिश किया पर 8200 से ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया। मतलब ये ओवरऑल वीक है और मतलब रेंज बाउंड है, पर रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग बाय वीकनेस सेल स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी लेंगे। मैं करंट लेवल पर या थोड़ा सा डीप में निफ्टी जाता है तो 8120-30 के आसपास मैं लेने का ही सलाह दे रही हूँ। 8090 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 8080 से 8200 का, 8180 से 8200 का, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी इस सीमित दायरे में आज भी ट्रेड करेगा। कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत कम है। बहुत ही कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि इस रेंज के बीच में निफ्टी आज रह जाएगा। तो बाय की सलाह निफ्टी में सिमी देनी है आपको। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सिमी भौमिक की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे और साथ ही आशीष वर्मा आपको बताने वाले कौन से वो स्मॉल कैप शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं बताने के लिए स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और स्मॉल कैप पॉकेट में मोमेंटम ठंडा पड़ता हुआ। अब से कुछ देर पहले 1/4% का उछाल था, अब ऑलमोस्ट फ्लैट लेकिन हल्के हरे निशान में इस समय कामकाज होता हुआ। पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ एक्टिव स्टॉक्स नजर आएंगे जिसमें शक्ति पंप्स में अच्छी खरीदारी होती हुई। मंधाना 10% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है और टिप्स इंडस्ट्रीज में भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कई सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पे वो लग रहा है कि प्री बजट रैली की शुरुआत होती हुई। अफोर्डेबल हाउसिंग पे कहा जा रहा है शायद तवज्जो दिया जाएगा। अंसल प्रॉपर्टीज, गणेश हाउसिंग जैसे स्टॉक्स देखिए आप 7 से 8% के उछाल के साथ कामकाज करते हुए। एग्जाम शायद पास आ रहे हैं। पेपर स्टॉक्स में बहुत तगड़ी बाइंग है। कोई से भी पेपर स्टॉक उठा लें आप, जेके पेपर, रुचिरा पेपर, मालू पेपर, सेशशाई पेपर, ये तमाम स्टॉक्स हरे निशान में और 6-7% तक का उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था प्री बजट रैली की शुरुआत। ध्यान रखें इस बार बजट एडवांस हो चुका है, 1 फरवरी को अनाउंस होगा और उससे पहले आप रेलवे स्टॉक्स में शायद अब समय कम बचा है तो मोमेंटम वापस लौटता हुआ। आज तमाम रेलवे स्टॉक्स कई सारे, ये तो सिर्फ 3 आपकी सीन्स पे है, इसके अलावा अगली स्प्लिट भी आएगी। तमाम रेलवे स्टॉक्स जो है 4 से 7-6% के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। इनफैक्ट आज लार्ज ट्रेड्स, बड़े सौदे हुए हैं सुबह सुबह कई सारे स्टॉक्स में। उनमें से 2 जो नोटवर्दी स्टॉक्स थे जिनमें अच्छा मूवमेंट आया है, क्लैरियंट केमिकल्स 5% मजबूत है। केईआई में भी बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ है आज 6% के आसपास के उछाल के साथ ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। एक और पॉकेट है फुटवेयर की। अगर मैं इसे बजट से जोड़ना चाहूं, मुझे पता नहीं है प्री बजट रैली की शुरुआत हुई है फिर आज ही का एबरेशन है, लेकिन ये सब वो स्टॉक्स हैं जहां पे बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट होंगे। फुटवेयर, एक्सपोर्ट और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, शायद बजट में अनाउंसमेंट्स आए। 3-4% के आसपास के उछाल के साथ ये पॉकेट ट्रेड करती हुई। लूजर्स आपकी स्क्रीन पर ट्री हाउस, बुरी खबरें थी, आपको कल CNBC आवाज ने हाईलाइट भी करा था। कई सारे स्कूल्स इसने अकस्मात बंद कर दिए। 9% स्टॉक इस समय नीचे ट्रेड करता हुआ। MBL इंफ्रा, रिजल्ट्स बहुत खराब थे इस कंपनी के, तमाम बुरी खबरें आती हुई इस कंपनी को लेकर 5% ये स्टॉक नीचे है। TCI एक्सप्रेस जो लिस्टिंग हुई है कल, आज 3% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स लास्ट में वो प्लेट आएगी जो ऑफ लेट मोमेंटम में थे, हल्की मुनाफा वसूली का प्रेशर है। सुनील हाईटेक
लगातार वो स्प्लिट के बाद से ऐसी तेजी दिखाई थी स्टॉक ने, अब ठंडा पड़ता हुआ। कोहिनूर फूड्स में हम देख रहे हैं एक समय तो ये 3% के आसपास का दबाव था, शायद लो लेवल से कुछ रिकवरी है, लेकिन अभी भी 1 से 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड। और अब सिमी के पास चलते हैं। सिमी, आज के बाजार के मूड को देखते हुए आपके 2 ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? प्रियंका, 2 स्टॉक मैं डिलीवरी के लिए उठाने के लिए सजेस्ट करूंगी। एक स्टॉक है उजास एनर्जी, 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं इसमें डिलीवरी लेने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा मोमेंटम है और आगे जाके ये स्टॉक 54-56 का रेंज भी दिखा सकता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हासिल कर सकता है ये स्टॉक। 49 का स्टॉप लॉस के साथ मैं डिलीवरी बेस्ड बाइंग सजेस्ट कर रही हूँ उजास एनर्जी में। मेरा सेकंड स्टॉक होगा सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसमें 190 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकती है। अभी 182.80 के आसपास मेंटेन कर रहा है। इसका भी मुझे 175 से नीचे स्टॉप लगा के मैं डिलीवरी बाइंग के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। मेरा टारगेट 195 से 210 का है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ये टारगेट अचीव कर देगा। ये 2 स्टॉक मेरा शॉर्ट टर्म डिलीवरी पोर्टफोलियो में है और मैं सजेस्ट भी करती हूँ व्यूअर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, सो डिस्क्लोजर के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है सिमी को, और दूसरा स्टॉक जो इनके रडार में वो है उजास एनर्जी का। इसी के साथ शुक्रिया सिमी, आपने वक्त निकाला, सौदा आपका खिले। वैसे सिमी हमें फिर से ज्वाइन करेंगी 10:57 से। हम आज सिमी से समझेंगे स्टॉक फटाफट में कि कहाँ आपको बिकवाली करनी चाहिए, कौन सा शेयर रखना चाहिए। लेते छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका में आगे ट्रेडर्स हॉटलाइन है। हमारे साथ होंगे मितेशचक्र.com के मितेश चक्र और चॉइस ब्रोकिंग के स्टेट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार सुस्त, निफ्टी 8150 के नीचे, बैंक निफ्टी मिड कैप पर भी दबाव। क्लैरिस लाइफ साइंसेज में करीब 8% की तेजी। अमेरिकी फार्मा कंपनी बैक्स्टर इंटरनेशनल को बेचा इंजेक्टेबल बिजनेस, करीब 4,2500 करोड़ में हुई डील। और बिंदु और सन फार्मा की आज पिटाई, 6 फार्मा कंपनियों पर मेरिट की। अटॉर्नी जनरल ने किया मुकदमा, ऊंची कीमतों पर दवा बेचने का लगा आरोप। कैरियन केमिकल में 4% की जोरदार तेजी। शुरुआती कारोबार में बीएसई पर 11.4% शेयरों का बड़ा सौदा। जनधन खातों के गलत इस्तेमाल के बाद जागी सरकार, 5 लाख रुपए के लेन देन या डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी। 8 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए के डिपॉजिट पर भी सख्ती। और हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र, नोटबंदी पर सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का विरोध जारी रहने के आसार। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले हमें एक बार फोन जरूर लगाएं। 1800-209-7890 पर आपने हमें कॉल करना है या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और आज हमारी मदद करेंगे, आपके ट्रेड्स पर राय लेंगे हम मितेशचक्र.com के मितेश ठक्कर से और साथ ही सुमित बगाड़िया से। आप दोनों का ही स्वागत है। कल ऑफ कोर्स एक बड़ा इवेंट और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ गई हैं, उसके बाद भारतीय बाजार ही नहीं दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। हालांकि दिन की समाप्ति 8150 के आसपास जरूर रही, लेकिन आज देखिए एक बार फिर उस लेवल के नीचे फिसला है बाजार। और अगर पुट और कॉल का एक्शन आपको बता दें तो 8000 का पुट काफी एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया। यहां पर लगभग 80 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिल रहा है, लेकिन 8300 के कॉल में भी उतनी ही हरकत है, लगभग 61 लाख शेयरों का। तो ये 200-300 पॉइंट का जो दायरा है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस ग्लोबल माहौल में जहां पर ये तय है कि इस रेट हाइक के बाद 3 बार और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती है, यानी कि शायद एफआईआईज यहां से पैसा निकालकर उन मार्केट्स में डालना पसंद करेंगे। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? सुमित, पहले बताइए, वायदे बाजार या फिर ये पुट कॉल एक्शन को देखकर क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाई जाए? एक तो आज आखिरी सेशन है इस हफ्ते का।
गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल देखिए, ओआई डेटा को देखते हुए ये तो एक चीज क्लियर हो रही है कि दिसंबर के अंदर नीचे में 8000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर के अंदर 8300 एक अच्छा खासा हर्डल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि ये 100-150 पॉइंट ऊपर और 100-150 पॉइंट प्रेजेंट लेवल से नीचे इसी रेंज में अगले हफ्ते 10 दिन हमको ट्रेड देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको थोड़े से कम वॉल्यूम्स और लो लिक्विडिटी भी देखने को मिले, बिकॉज एफआईएस भी वीकेंड्स में चले जाएंगे 23rd 24th के बाद। तो ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी डेप्थ कम रहेगी और थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव ही देखने को मिलेगा। तो जब तक ये इधर साइड रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक कोई फ्रेश अप मूव या फ्रेश डाउन मूव हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब रही प्योर ट्रेडिंग की बात, तो फिलहाल निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक बना हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में हम देखते हैं कि ऊपरी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर ही फेस हो रहा है और ऊपर में 8200 और 8230 एक अच्छा खासा हर्डल बना हुआ है। अभी प्रेजेंट लेवल्स पे अगर कोई ट्रेड करना हो तो 8150 8170 के आसपास सेल का पोजीशंस बनाए निफ्टी के अंदर। 8230 का जो कि बहुत अच्छा टेक्निकल रेजिस्टेंस है वो स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 8070 पहले टारगेट होंगे और उसके बाद 8020 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में 8120 ब्रेक होने के बाद हमको 8070 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसको एक बार फिर बता देते हैं हमारे जानकार दर्शकों को। 8120 अगर ये टूटता है तो 8070 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है मार्केट का, और वरना अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट रहता है तो 8200 के पार निकलने पर शायद मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मितेश, आप क्या सलाह दे रहे हैं? इस समय क्या ट्रेड इनिशिएट किया है आपने निफ्टी में? आई थिंक ब्रॉडली मेरा भी व्यू रेंज बाउंड है और नेगेटिव बायस के साथ में है, मतलब कि निफ्टी में थोड़ी सी एक गिरावट आ सकती है और नीचे की रेंज की तरफ वो जा सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी में तो सेल करें 8180 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा सा नीचे आ गया 8150 के आसपास ये ट्रेड लें और 8070 के टारगेट्स देखिए यहाँ पर। ओके, तो टारगेट सेम है। देखिए हमारे दोनों जानकार कह रहे हैं 8070 ये लेवल रह सकता है जो बाजार एक बार ब्रीच करेगा उस तक पहुंच सकता है, लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर 8120 का लेवल होगा। अब देखिए 8148 पर फ्यूचर्स ट्रेड करें 8137-36 के आसपास निफ्टी में कैश में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा दूर नहीं है वो 8120 के लेवल के आसपास से। एनीवे, सब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, स्टॉक्स पर भी बात करते हैं। आशीष ने दिल्ली से फोन किया और अरविंद में इनकी पोजीशन है। बताइए आशीष, कब लिया ये शेयर? गुड मॉर्निंग मैम, आशीष बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। जी सर, आज मैंने लिया है 338.5 पे दिसंबर फ्यूचर फॉर ट्रेडिंग पर्पज। ट्रेड के लिए लिया ये? हाँ जी। पोजीशन कब ली सर? आज ली। आज सुबह में। ज्यादा फिलहाल 338.5 337.75 के लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं। मितेश बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए? पहले तो एक स्टॉप लॉस इन्हें बताएं। अरविंद, एक्चुअली मेरा एक सेल रिकमेंडेशन भी है। आई थिंक थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर्स का अभी शॉर्ट टर्म में वीक ही लग रहा है, तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 35 के नीचे का लगा लीजिए। परंतु ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप इसको सेल करके चलेंगे तो ज्यादा चांसेस है पैसा बनाने के। तो सेल में मेरा कॉल होगा 344 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल करें और 324 322 के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पर एक नेगेटिव कॉल आ रहा है आशीष, तो उस लिहाज से आप देखिए कि आप इस पोजीशन के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप एग्जिट कर लें और ये सेल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट करें, क्योंकि 335 आपके लिए स्टॉप लॉस की सलाह है। इधर वे थोड़ा सा यहाँ पर झटका दिखाई दे सकता है, मितेश को ऐसा दिखा है चार्ट्स में, इसीलिए उनकी रिकमेंडेशन है और बहुत कम बार ये रिकमेंडेशन गलत साबित होती है, तो उसके बारे में आप गौर करें और दोबारा सोचिए इस ट्रेड के बारे में। अगला सवाल ले लेते हैं, के कुमार भोपाल से लाइन पर है, पूछे कुमार जी। और एचडीएफसी क्या कर लो सर? कौन सा शेयर लिया है आपने? हेलो जी, पूछे अपना सवाल, कौन सा शेयर लिया है? हाँ जी, VDL का एक लॉट है मेरे पास 237.10 पे। 71 की 37 237.10 237 सेल है जी हाँ। ओके, बिकवाली की है तो आप मुनाफे में 232.90 पर इस समय ट्रेड है। मितेश, बने रहना चाहिए इनको? कौन सा स्टॉक? वेदांता का? वेदांता। ये आई थिंक सभी मेटल्स में आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रेड में बने रहें। स्टॉप लॉस लगाएं आप 239 का, नहीं कि आपकी कॉस्ट है जस्ट थोड़े से ऊपर का, और इसमें जो पुल बैक है वो थोड़ा सा डीप आ सकता है। मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी करीबन 223-224 के आसपास की। तो अपनी कॉस्ट से जस्ट ₹1.5 ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें और अच्छा पुल बैक का सीन बन रहा है। यहाँ पे इंट्राडे ब्रेकडाउन है, प्रॉफिट बुकिंग का सीन लग रहा है जिसमें कि पुल बैक में स्टॉक 224 तक जा सकता है।
इस बीच एक खबर आती हुई कि राहुल गांधी आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। याद रखिए, जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे, ये पूरा विंटर सत्र, शीतकालीन सत्र में बस हंगामा ही हुआ है। ना विपक्ष ने कुछ बात सामने रखी, ना सरकार को बात सामने रखनी दी, और डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में यहां पर बस निंदा ही हुई है सरकार की कदम की। और आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी मिलने वाले हैं। अब इसमें शायद किसानों से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। आपके लिए तमाम हाइलाइट्स लेकर आएंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या निकल कर आता है उस बैठक के बाद, उस मीट के बाद। तो ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ दिल्ली से। इस बीच समीर हमारे साथ लाइन पर है मुंबई से। पूछिए समीर। हाँ, मेरा 5300 सेल मारुति पे कॉल है, 126 के रेट पे लिया हुआ है, तो उसके बारे में मुझे चाहिए था कि मैं इसमें बने रहूं ये 5400 के एक्सपायरी तक टारगेट के लिए, या कॉल कट करूं। ये मारुति का कॉल आपने खरीदा है, राइट? यस, मारुति का कॉल खरीदा है। 5300 का कॉल 5189 के आसपास देखिए ट्रेड दिख रहा है, और ये 46 पर आ चुका है। आपने जो 5300 का कॉल लिया, सुमित, एग्जिट लेना बेस्ट है? यस हर्षद, आपने सही कहा, एग्जिट लेना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट्स के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है। और मारुति के अंदर हम इमीडिएटली देखेंगे तो 5080 5070 के आसपास सपोर्ट है। ये लेवल जैसे ही टूटेंगे तो मारुति के अंदर हमको 200 से 300 पॉइंट के फॉल देखने को मिल सकते हैं। मारुति में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये 5250 या 5270 के ऊपर सस्टेन करता है। अभी 5190 चल रहा है, तो अगर ये चांस लेना चाहते हैं तब तो 5080 का स्टॉप लॉस लगा के स्ट्रिक्टली एक बार पोजीशन होल्ड करें। ऊपर में 5270 5300 अगर आ जाता है वॉलेटिलिटी के चलते, तो वहां पे इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये नीचे के लेवल्स टूटेगा और शायद हमको 5000 या 4900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरी इनको प्रेजेंट लेवल पे ही भी एग्जिट की सलाह होगी, बट अगर ये चांस लेना चाहे तो 5080 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 5270 का पुलबैक अगर आता है तो निकल जाए। चलिए सर, आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5300 का कॉल इधरवाइज आपको कुछ बेनिफिट तो नहीं दे रहा है। दीपाली बोके लाइन पर है, पूछे दीपाली। मैम, मैंने एक लॉट अदानी पोर्ट का बाय किया था 290 पे। कल से मैं होल्ड पे हूँ बाय करके। कल पोजीशन ली है? हाँ। ओके दीपाली, इनफैक्ट आप हमारे फेसबुक पेज पर भी काफी एक्टिव रहती है, राइट? यस मैम। ओके, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। 290-60 पर इनकी पोजीशन है अदानी पोर्ट की। बताइए मितेश, होल्ड करने में कोई पॉसिबिलिटी है पुल बैक की, या फिर एग्जिट कर लिए? अदानी पोर्ट आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिवली बाय स्टॉक है, और आज एक बड़ा पुल बैक दे रहा है। सपोर्ट इसका 277-279 की रेंज के बीच में है, तो अगर थोड़ा सा और लॉस देख सकते हैं तो 277 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। अगर ये लेवल नहीं तोड़ता तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि स्टॉक वापस 290 की तरफ बढ़ेगा, जहां पर इनको एग्जिट मिल जाएगी। पाली रुकने को तैयार है आप? यस मैम। ओके, तो 277 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये होल्ड करता है तो एक पुल बैक के चांसेस है। ऑल द बेस्ट स्ट्रेट में, और हमसे बात जरूर करते रहे। पीके गुप्ता हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए अब दिल्ली से। गुप्ता जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते मैडम, मेरे पास एनएचपीसी का एक लॉट है दिसंबर एक्सपायरी का, स्ट्राइक प्राइस 30 रुपए और 45 पैसे में मेरा खरीदा है। 30 का कॉल आपने लिया 45 पैसे पर, ठीक है। आज जो है देखिए 26 रुपए 75 पैसे के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं कैश मार्केट में एनएचपीसी में। सुमित, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, स्टॉक तेजी दिखा रहा था, बट 3-4 दिनों में इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया और 27 के नीचे ट्रेड करने में अभी ये सक्षम हो पा रहा है। 26.75 का रेट चल रहा है। अगर इसने 26 रुपए 30 पैसे का लेवल तोड़ दिया तो ये और नीचे आएगा, जिसके अंदर 25 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 26 रुपया 30 पैसा एक बार स्ट्रिक्टली लेवल को वॉच करें। अगर वो लेवल टूटता है तब तो निकलना ही होगा वैसे भी, और अगर ये लेवल नहीं टूटता है और अगर कोई पुलबैक मिलता है 27.5 या 28 तक का, तो वहां पर भी इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। ऐसा नहीं लग रहा कि इमीडिएटली 30 रुपए तक का कोई मूव दिखा सकता है। 27 27.5 पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसलिए निकल जाने की सलाह रहेगी। अदरवाइज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 26 रुपए 30 पैसा। सर, यहाँ से तो आप निकलेंगे तो बेस्ट है। अगर आपने टाइम देना है तो 26 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में 27.5 28 एट द मोस्ट 30 तक भाव आने मुश्किल लग रहे हैं, तो एग्जिट लेना ही बेस्ट आपके लिए स्ट्रैटेजी होगी इस समय, हमारे जानकार कह रहे हैं। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, 8141 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी 40 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स का भी यही हाल है। आगे हमारे जानकार आपको बताएंगे कि इस तरह के मार्केट में फिर किस तरह के ट्रेड्स ले और कितना फायदा आपके हाथ लगेगा।
साथ ही ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आपके लिए हाजिर करेंगे। बने रहिए सिंधी की आवाज के साथ। बाजार कोशिश कर रहा है 8,150 तक पहुंचने की। 8,142 का लेवल इस समय निफ्टी पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज मूड थोड़ा सा सौंबर ही है। कल की बिकवाली के बाद आज फिर हल्की मुनाफा वसूली हावी है। ऐसे में आपके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी तैयार की है सुमित बगाड़िया ने, और जानते हैं किस स्टॉक पर यह है। बताइए सुमित। देखिए हर्षिता, आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा मूवमेंट और हलचल देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो ऑप्शंस के अंदर हमें ऐसा लगता है कि इन्फोसिस, आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्फोसिस को सिलेक्ट करना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। इन्फोसिस अभी कैश के अंदर 1,002, 1,003 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन्फोसिस का 1,000 का कॉल जो कि 20 से 21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा होगा, उसको बाय करने की सलाह रहेगी। 1,000 का कॉल को नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 11 रुपए का। और इन्फोसिस में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हमको ऊपर में 1,050, 1,060 तक के लेवल्स स्पॉट के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर वैसा होता है तो ये 1,000 का कॉल 35 से 40 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक बैठ रहा है और 2 से 4 दिनों के लिए इन्फोसिस का 1,000 का कॉल लेके काम किया जा सकता है। ओके, तो इन्फोसिस का 1,000 का कॉल आप लीजिए जो 20 से 21 के आसपास आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस 11 रुपए का, टारगेट ऑफ कॉस्ट 35 to 40 के बीच। अब स्टॉक्स पर आते हैं। नितेश, अरविंद पर आपने एक सेल की रणनीति दे दी है, इसके अलावा कोई और काउंटर? आई थिंक आज क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों ही नेगेटिव लग रहे हैं। तो मैंने ऑयल इंडिया सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप सेल करें 442 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में, और 422, 423 के टारगेट रखें जो कि 3 से 4 दिन में आ सकते हैं। तो ऑयल इंडिया में बिकवाली करने की सलाह, 422 का टारगेट इन्होंने दिया है। सुमित, कोई बाय रिकमेंडेशंस है या फिर आपकी भी राय बिकवाली की ही है? हर्षिता, इन्फोसिस का बाय का रिकमेंडेशन था कॉल का, बाकी दो जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है वो सेल साइड में है। ग्रासिम स्टॉक वीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है ग्रासिम के अंदर एक हमको करेक्शन देखने को मिल रही है और ये करेक्शन और भी गहरा सकती है, जिसके अंदर स्टॉक का भाव हमको 800 और 780 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को ग्रासिम में ट्रेड करना है तो प्रेजेंट लेवल से अगर 10 से 12 रुपए का कोई उछाल आता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, 850 का स्टॉप लॉस और 780 का टारगेट आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए ये स्ट्रेटेजी होगी। दूसरा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल जो कि वीक लग रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है जो कि 1230 से 1250 के बीच के लेवल्स के आसपास है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अभी इमीडिएटली अगर किसी ने ट्रेड बिठाना है 1198 से 1210 के बीच में तो वो सेल साइड का होना चाहिए। 1230 का ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में इमीडिएटली टारगेट जो भी कुछ हफ्तों पहले टेस्ट किया था स्टॉक ने 1140, 1150 वो लेवल्स तक हमको देखने को मिल सकता है। तो सेल का व्यू लेके इसके अंदर काम करें। ओके, तो ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली की राय आती हुई और लार्जली यहाँ पर ट्रेड्स बिकवाली के हमारे दोनों जानकार दे रहे हैं। ग्रासिम में भी एक शॉर्ट कॉल है। हालांकि इन्फोसिस में एक ऑप्शंस की तेजी वाली स्ट्रैटेजी थी, कॉल लेने की सलाह। इस बीच टीसीएस में भी तेजी ही की है नसीर शेख ने। बताइए किन लेवल्स पर आपने कॉल लिया नसीर? 2250 का कॉल है मैम। ओके, 24.20 पे 10 लॉट लिए दिसंबर। ठीक है, ये फिलहाल राय टीसीएस का 2250 का कॉल 2420 के भाव पर लिया और यहाँ पर आपको लगभग 20 रुपए का मुनाफा हाथ लगा। तो कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत ही बढ़िया कॉल आपने ली है। सुमित, सलाह होगी होल्ड करने की फिर? यस बिल्कुल हर्षदा, आईटी स्टॉक्स में हमको तेजी लग रही है। टीसीएस भी उनमें से एक है जिनमें हमको ऐसा लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर में 2300 तक के लेवल्स दिखा सकता है और 2300-2310 का लेवल रेंज अगर ब्रेक होता है तो शायद 2340-50 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 2300 के आसपास पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले क्योंकि इनके पास क्वांटिटी 10 लॉट है और बाकी का पार्ट प्रॉफिट ये बैलेंस क्वांटिटी 2340-50 के आसपास बुक कर सकते हैं। हो सकता है कि हफ्ते भर में हमको ये लेवल देखने को मिल जाए। बहुत ही बढ़िया आपने कॉल लिया है, बधाई हो इसके लिए। और अब 2300 के आसपास भाव दिखेंगे ना तो तब पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले, यानी कि 5 लॉट से आप एग्जिट कर लीजिए और 2350-60 के लेवल्स जब आए तब आप पूरी तरह से एग्जिट कर सकते हैं। ये आपके लिए सलाह आती हुई। कांग्रेचुलेशंस इस ट्रेड के लिए। नीलम से बात करते हैं, मुरादाबाद से लाइन पर है, पूछिए नीलम। मेरे पास यूपीएल का एक लॉट है और मैंने ओएनजीसी लिया है आज ही 100 शेयर 205 रुपए में। तो मैं मितेश जी से जानना चाहती हूँ हर्षिता जी कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मतलब यूपीएल तो एक लॉट है, मैं उसको डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। और एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग ये दिखाते हैं कि इतने भाव पे सौदा हुआ है शेयर का, तो प्लीज ये तो बता, ये नहीं पता चलता है हम लोगों को कि ये सेलिंग हुई है या परचेजिंग हुई है। जी, वो भी दिखाना हम शुरू करेंगे। पॉइंट टेकन, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस का भी अंदाजा हम देते हैं। आपने ओएनजीसी शॉर्ट किया है राइट नीलम आज सुबह में?
नहीं परचेज किया है 205 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए मतलब की है। आज देखिए वैसे तेल कंपनियों की हो रही है धुलाई और ऑयल इंडिया में एक सेल कॉल था मितेश का कुछ ही सेकंड पहले। तो पहले ओएनजीसी आज का ट्रेड उसकी बात करते हैं। बताइए 205 पर तेजी की 202 10 पैसे पर आया है, क्या सलाह होगी मितेश आपकी? देखिए आई थिंक ओवरऑल ये स्टॉक्स थोड़े जरूर अच्छे हैं और शॉर्ट टर्म में एक रैली इनमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो एडजस्टेड बोनस प्राइस के बाद स्टॉक 175 से बढ़ के 210 तक गया था, थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है। मुझे लगता है 195 197 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे, तो 195 नीचे आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। ओवरऑल स्टॉक का व्यू पॉजिटिव है। और यूपीएल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा करेक्टिव हो सकता है और अगर ये 655 660 के स्तर के ऊपर नहीं जाता है तो एक बड़े करेक्शन आने की उम्मीद है। इसका पहला सपोर्ट है 624-25 के आसपास और अगर वो तोड़ता है जिसकी संभावना काफी स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि स्टॉक नीचे में ये 610 और 600 के रेंज के बीच में आराम से गिर सकता है। उसके शायद और भी नीचे जाए परंतु उतने टारगेट्स तो इजीली अचीवेबल लगते हैं। तो यूपीएल में आप एग्जिट कर सकते हैं तो बेटर है और ओएनजीसी में 195 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है, तो नीलम जी आपके लिए कॉल है। आप जो प्लान करी थी ना डिलीवरी लेने का, ये समय ठीक नहीं है। अगर आप मितेश को क्लोजली फॉलो करती हैं तो आप करंट लेवल्स पर एग्जिट कर ले क्योंकि वहां पर आपको करीब 2 रुपए 20 पैसे का फायदा हो रहा है और ओएनजीसी में स्टॉप लॉस 195 का लगाएंगी तो बेहतर रहेगा। तो ओएनजीसी होल्ड है लेकिन यूपीएल से एग्जिट कर ले इस समय के लिए। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और सवालों पर हमारी नजर रहेगी, हमारे जानकारों से चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। वरुण सिंह से करते हैं बात, हमारे साथ लाइन पर है मध्य प्रदेश से। पूछिए वरुण। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम पहले तो सीएनबीसी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि मैंने ट्रेडिंग सीखी है सिर्फ आपको या आदिल सिंह बिस्तर वगैरह को देख के। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बताइए अब फिर क्या ट्रेड लिया है और क्या इरादा है? मैम मेरे पास में पंजाब नेशनल बैंक का 130 का 10 लॉट है एट द प्राइस ऑफ 3 रुपीज। तो आप मुझे बताएंगे मुझे रुकना चाहिए या इसे निकल जाना चाहिए? ठीक है, 130 का कॉल इन्होंने लिया है 3 रुपए के भाव पर जो आज 2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैसे बैंकिंग काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली चल तो रही है। मितेश बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए? ये मैं या तो सुमित से पूछ लेती हूँ। सुमित बताइए क्या सलाह होगी आप? देखिए हर्षदा, थोड़ा सा वीकनेस और थोड़ा सा दबाव देखने को जरूर मिल रहा है बैंक निफ्टी और बैंकिंग के स्टॉक्स के अंदर भी। अब स्पेसिफिकली अगर पीएनबी की बात करेंगे तो मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूं 124 रुपए 70 पैसे 125 रुपए, टू बी वेरी प्रिसाइज 125 रुपए अगर पीएनबी ब्रेक करेगा तो उसके बाद इसके अंदर अच्छी वीकनेस देखने को मिलेगी जिसके अंदर 7 से 8 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। 125 का ये स्टॉप लॉस दिमाग में बिठा के रखें। यहां से अगर पुल बैक मिलता है और ऊपर में अगर 128 का लेवल ब्रेक होता है तो इनको 130 132 तक का लेवल देखने को मिल सकता है पीएनबी में। उस केस में इनको प्रॉफिट हो सकता है। स्ट्रिक्टली ऊपर में 128 के ऊपर जाएगा तो ही इनको तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज काउंटर वीक है और 125 टूटा तो 5 से 7 रुपए की करेक्शन देखने को मिलेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और पुल बैक में एग्जिट करने की सोचें। स्टॉप लॉस जो सुझाया गया है उसको आप क्लोजली फॉलो करें और होल्ड करें, ये आपके लिए सलाह है। और अगर वो टूटता है तो आप एग्जिट करेंगे, ये आपके लिए सलाह आती हुई। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए, मितेश और सुमित, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक के बाद आपके सवालों पर फटाफट अंदाज में राय लेकर आएंगे सिमी भौमिक के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका शर्मा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार सुस्त, निफ्टी 8150 के नीचे, बैंक निफ्टी मिड कैप पर दबाव। क्लैरिस लाइफ साइंस 10% उछला। अमेरिकी फार्मा कंपनी बैक्टर इंटरनेशनल को बेचा इंजेक्टेबल बिजनेस, करीब 4,2500 करोड़ में हुई डील। और बिंदु और सन फार्मा की पिटाई, 6 फार्मा कंपनियों पर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने किया मुकदमा, ऊंची कीमतों पर दवा बेचने का लगा आरोप। क्लैरियन केमिकल में 4% की जोरदार तेजी, शुरुआती कारोबार में बीएसई पर 11.4% शेयरों का बड़ा सौदा।
जनधन खातों के गलत इस्तेमाल के बाद जागी सरकार। 5 लाख रुपए के लेन देन या डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी। 8 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए की डिपॉजिट पर भी सख्ती। और हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। नोटबंदी पर सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का विरोध जारी रहने के आसार। सेंसेक्स और निफ्टी में बेहद सुस्त कारोबार, दोनों ही लाल निशान में। सेंसेक्स में करीब हम 33 अंकों की गिरावट देख रहे हैं, वहीं निफ्टी 8,150 से और नीचे आ गया। 16 अंकों का दबाव यहां पर है। मिड कैप में 61 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी भी करीब 60 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जाहिर सी बात है डिक्लाइंस के तरफ ज्यादा है, यानी ज्यादा शेयर है जो प्रेशर में दिख रहे हैं। 813 शेयर है जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और उनके सामने 698 शेयर हैं जो अभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक तरह से वीकनेस हल्का सा नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी आज दबाव के साथ ही सुबह से कारोबार हो रहा है। औरबिंदो फार्मा, हिंडाल्को, ओएचजीसी, ये वो काउंटर्स हैं जो लूज कर रहे हैं बाजार में, लाल निशान में कारोबार हो रहा है। यहां पर अदानी पोर्ट्स, भेल और सन फार्मा भी आज गिरने वाले शेयरों में शामिल है। बढ़त किन स्टॉक्स पर आ रही है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट, टाटा मोटर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। करीब 1 से 1.5% की बढ़त यहां पर भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी का भी सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। और आज आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ है SIMI-Bhowmik.com की सिमी भौमिक। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। रायपुर से हर्ष साहू का पहला सवाल। फेडरल बैंक के 200 शेयर 75 रुपए की इनकी खरीद रही है। 6 रुपए 10 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। फेडरल बैंक पर आपकी सलाह सिमी। प्रियंका जस्ट होल्ड करने के लिए कहूंगी, कोई एडिशन करने का जरूरत नहीं है। ये एक सपोर्ट को होल्ड कर रहा है 65 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने के लिए कहूंगी। अगला सवाल कोटा से लक्ष्मण का। एमसीएक्स के 100 शेयर 1350 की इनकी खरीद रही है। देखिए प्रियंका, चार्ट काफी पॉजिटिव है, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट उनको तो होल्ड करने का सलाह होगा मेरी तरफ से, और अगर कोई डीप इसमें मिलता है तो मैं फ्रेश एडिशन करने का भी सलाह दे सकती हूँ। ओवरऑल मेरा टारगेट 1450 का है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे लगता है आपको होल्ड भी करना चाहिए और नीचे आपको फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं आप चाहें तो। कानपुर से मनोज जी का सवाल। आईएफसीआई के 10,000 शेयर है इनके पास। 26 रुपए में इन्होंने खरीदा था। फिलहाल 1 रुपए 20 पैसे पर शेयर इन्हें मुनाफा हो रहा है आईएफसीआई में। ओवरऑल प्रियंका चार्ट काफी स्ट्रांग है और शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम भी एक्वायर किया है। ये स्टॉक मेंटेन भी कर रहा है। इसका 200 डेमा के ऊपर 25 के आसपास है वो डेमा। जब तक ये स्टॉक 25 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक मेरा होल्ड का ही सलाह होगा। इनफैक्ट अगर कोई यहाँ पे फ्रेश एडिशन करना चाहता है तो उनका स्टॉप लॉस भी 25 का ही होगा। मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म का 30 से 31 का है और मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। इनफैक्ट बाई करने से भी 30-31 का टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो फिर डी सलवा जानना चाहते हैं टॉरेंट पावर में क्या करें। 60 शेयर 186 रुपए 10 पैसे की खरीद। देखिए टॉरेंट पावर में होल्ड करने के लिए कहूंगी। ओवरऑल चार्ट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है पर 190-95 का रेंज है। एक पहला पड़ाव है जो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगी। चार्ट रिकवर किया है निचले स्तर से, तो मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। 190-95 आपका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का। अगर ये स्टॉक उससे ऊपर जाकर ब्रेकआउट दे सकता है तो इसमें अच्छा रिटर्न आने का उम्मीद है। फिलहाल आप होल्ड कीजिए। जोधपुर से चिन्मय शक्ति शुगर 5420 शेयर होल्ड करते हैं। 54 रुपए 50 पैसे की खरीद रही है। लॉस हो रहा है 21 रुपए 25 पैसे पर शेयर। चार्ट स्ट्रांग नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि अगर कोई रैली मिलता है तो एग्जिट होना ही बेहतर होगा। फिलहाल आप होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कीजिए। या तो आपको एक स्टॉप लॉस 30 के नीचे लगाना पड़ेगा। अगर 30 के नीचे ये स्टॉक फिसल जाता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई रैली का इंतजार कीजिए। 35-36 तक का कोई रैली मिलता है तो भी एग्जिट कीजिए। पटना से सुलग्ना पात्रा का सवाल। HCL टेक 90 शेयर 970 रुपए की खरीद।
HCL टेक्नोलॉजीज मुझे टेक्निकली अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि उनको तो होल्ड करना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई करेक्शन मिलता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिलीवरी के लिए फ्रेश बाइंग भी करनी चाहिए। अब बिल्कुल बने रहिए, कोई टेंशन नहीं लग रहा है। नीरज से जय किशन, स्नोमैन लॉजिस्टिक पर आपकी सलाह, 3000 शेयर 75 रुपए की खरीद। देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स चार्ट वीक ही है, पर मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टॉक 48-47 का सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए होल्ड कीजिए। आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 47 से नीचे। अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है 47 से तो आप एग्जिट कीजिए, नहीं तो आप होल्ड कीजिए। सूरत से प्रफुल्ल जवेरी, अक्ष ऑप्टो फाइबर 2000 शेयर 17 रुपए 70 पैसे की खरीद। प्रियंका में होल्ड करने का सलाह होगा इसमें, और इनफैक्ट अगर कोई डीप मिलता है या करंट लेवल पर भी मैं फ्रेश बाइंग करने का भी सलाह दे रही हूँ। 31 का टारगेट होगा मेरा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। जयपुर से विमल किशोर, अशोक लेलैंड 100 शेयर 102 रुपए की खरीद। प्रियंका अशोक लेलैंड टेक्निकली थोड़ा सा वीक है। जब से ये स्टॉक 80 का रेंज तोड़ा था तब से इसमें वीकनेस है, और फिलहाल तो ये स्टॉक एक सपोर्ट दिखा रहा है 74-73 के आसपास से ये स्टॉक रिकवर किया है और होल्ड भी करने का कोशिश कर रहा है 74-73 का लेवल। तो उस रेंज से नीचे स्टॉप लगा के मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें फर्दर डायरेक्शन मिलेगा तभी जब ये स्टॉक वापस 80 के ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल मैं वेट करने का सलाह दे रही हूँ। अगर 80 के ऊपर ये चला जाता है तो फ्रेश ऐड करके आपका एक्यूमुलेशन प्राइस कम कर लीजिए और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। पोरबंदर से गौरव जी का सवाल आया है हमारे पास, ये होल्ड करते हैं नाहर इंडस्ट्री के 200 शेयर और इन्होंने खरीदा था 117 रुपए में। फिलहाल 1 रुपए पर शेयर नुकसान हो रहा है यहाँ। प्रियंका होल्ड करने का ही सलाह होगा। अच्छा मोमेंटम में ये स्टॉक है, 125-130 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक उस रेंज को क्रॉस करता है शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक और एक्वायर करेगा और 150 तक का टारगेट आ सकता है। मैं फिलहाल वेट करने का सलाह दे रही हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा 100 के नीचे। ग्वालियर से नितिन, डीसीबी बैंक 200 शेयर 140 रुपए की खरीद। चार्ट वीक है पर फ्लैट है, 100 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। अगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अच्छा रुझान आता है तो ये स्टॉक भी रिकवर करेगा। फिलहाल चार्ट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ होल्ड मेरा सलाह है। पटना से अरुण शाह, एमएमटीसी 1000 शेयर 55 रुपए 70 पैसे की खरीद। एमएमटीसी मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए। एक थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन इसमें दिख रहा है, पर मुझे लगता है कि नीचे आने से ये स्टॉक 45-46 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट भी है। वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो वहाँ पे आप एडिशन करके भी देख सकते हैं। मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। मतलब ओवरऑल जो पैटर्न है मुझे लगता है कि डिलीवरी के लिए अगर आप उठा के 6 से 8 महीने के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन एक क्विक लुक बाजार पर। सेंसेक्स में अभी भी दबाव है, दबाव कुछ कम जरूर हुआ लेकिन अभी भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में। और बैंक निफ्टी में अब हम देख रहे हैं 51 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। सिमी बैंक निफ्टी काफी वोलेटिलिटी हमने बढ़ते हुए देखा। इस पूरे हफ्ते उतार चढ़ाव रहा है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपका व्यू अभी क्या बन रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर बैंक निफ्टी के लिए? प्रियंका बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड है। जैसे मैंने निफ्टी के लिए कहा था 100 पॉइंट का रेंज में निफ्टी मेंटेन कर रहा था, बैंक निफ्टी का भी रेंज ही है और मुझे लगता है कि ये 18,300 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है। अगर ये सपोर्ट टूट गया और उससे नीचे मेंटेन कर गया तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगी। 100-150 पॉइंट का करेक्शन तो देखने को मिल सकता है। पर मेरा जो ओवरऑल जो व्यू है मुझे लगता है कि 18,300 का लेवल काफी क्रूशियल होगा। इनफैक्ट उसी रेंज के आसपास आने से मैं बाई करने का सलाह दूंगी। मेरा स्टॉप लॉस 18,145 से नीचे होगा क्योंकि उस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी एक पैनिक बॉटम बनाया था। तो मुझे लगता है कि दोबारा शायद वो रेंज टूटेगा नहीं। अगर ऐसा होता है 18,300 का सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलता है तो मैं एक रिकवरी रैली एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो कि आज नहीं तो मंडे तक पहुंच जाएगा बैंक निफ्टी में। और मुझे 18,550 से 650 का टारगेट ऊपर में दिख रहा है। तो मैं करंट लेवल पर या थोड़ा सा नीचे 18,300 के आसपास बाई करने का ही सलाह दे रही हूँ बैंक निफ्टी में।
और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। गुड़गांव से पंकज मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते पंकज जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास RII है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा शेयर है मेरे पास। 1100 क्वांटिटी है और 457 3 महीने पहले लिए थे 457 में। इसका क्या व्यूज है मैडम, कब तक इसको रखें? ओके, फिलहाल नुकसान 66 रुपए 90 पैसे पर शेयर उठा रहे हैं यहाँ पर पंकज। सिमी, आपके व्यू में RIIL कैसा लग रहा है आपको? नुकसान पर बैठे हुए 3 महीने पुरानी इनकी खरीद रही है, अभी आप क्या करने की सलाह देंगे यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। 380 के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है कोई फ्रेश वीकनेस तो आएगा नहीं, पर 380 से नीचे अगर ये स्टॉक चला जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए और थोड़ा सा वीकनेस ये शो कर सकता है। 350-340 का मेजर सपोर्ट है, जो कि रिसेंट पास में यहाँ से ये स्टॉक घुमा था। तो मुझे ओवरऑल 330 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। उनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, पर उनको ओवरऑल अगर यहाँ से साल भर अगर वेट कर सके तो मुझे लगता है कि आपका जो टारगेट है 450 के आसपास आपने खरीदा था, उस लेवल तक तो ये स्टॉक वापस जरूर जाएगा। तो आप टाइम दीजिए, 100 मतलब 1 साल आप बने रहिए इसमें और नीचे एवरेज करने का सोचिए। मतलब अगर 350-340 के आसपास ये स्टॉक वापस मिलता है तो वहाँ पे एवरेज करने का सोचिए। 450 का टारगेट रखिए। ओके, लेकिन 1 साल का इंतजार करना होगा। 330 का स्टॉप लॉस का भी ख्याल रखें इसमें आप। और अब बात करते हैं दुर्गापुर से। कजरी भट्टाचार्य जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मैम, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते, मेरे पास कोहिनूर है 100 शेयर 75 रुपए 60 पैसे के भाव में, और ऑयल कॉन्टेनरी है 200 शेयर 43.50 पैसे के भाव में। तो क्या करेंगे? और दोनों में कजरी जी आपका टाइम फ्रेम क्या? आपने लंबी अवधि के लिए इन्हें खरीदा या ट्रेडिंग का नजरिया? दोनों में ट्रेडिंग करना तो चाहते थे, तो मैं लंबी अवधि के लिए भी रख सकती हूँ। ओके, ट्रेडिंग करना चाहते थे, पर फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है दोनों ही काउंटर्स में, कोहिनूर फूड्स और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर। टेक्निकल चार्ट्स पर इन पर आपका क्या व्यू है अभी सिमी? पहले तो मैं ऑयल कंट्री के बारे में बताना चाहूंगी। चार्ट काफी स्ट्रांग है, शानदार रिकवरी दिखाया है शॉर्ट टर्म में, और मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी ये चाहे ऐड किया जा सकता है। यहाँ से मुझे 50 से 55 का टारगेट नजर में आ रहा है। मैं उनको इनफैक्ट होल्ड तो करने का सलाह दे ही रही हूँ। अगर हो सके तो फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं आप। 34-35 के नीचे स्टॉप लगा के आप होल्ड कीजिए और नीचे एवरेज करने का सोचिए। आपका टारगेट 50 से 55 का होगा। आप थोड़ा सा टाइम इसमें दीजिए, ये चार्ट अच्छा है। और कोहिनूर फूड थोड़ा सा वीकनेस में ये स्टॉक वापस 65-60 के आसपास आ सकता है, पर ओवरऑल ये चार्ट काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि टाइम देने में आपको अच्छा रिटर्न भी इसमें मिल सकता है। 85 से 90 का ओवरऑल मेरा टारगेट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म का, और आपका स्टॉप लॉस 60 के नीचे होना चाहिए। मतलब करंट लेवल से जितना टारगेट मैंने दिया है वही स्टॉप लॉस है, पर नीचे एवरेज चाहे तो आप कीजिए। 65 के आसपास का सपोर्ट है, वो याद में रखिए। 60 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 85 से 95 का टारगेट आप रखिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे सिमी भौमिक के साथ। सेंसेक्स फिलहाल 20 अंकों के दबाव के साथ यहां पर हो रहा है कारोबार। निफ्टी में भी 11 अंकों का दबाव है। और अब जोड़ते हैं अपने दर्शकों को। गोरखपुर से अतुल सिंह है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते सिंह साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मॉर्निंग मैम, मेरे पास बर्जर पेंट्स के 400 शेयर हैं। मैंने 220 के रेट से लिया था, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए कि मुझे निकाल देना चाहिए उसको? फिलहाल आपको लॉस यहाँ पर हो रहा है 21 रुपए 55 पैसे पर शेयर। वैसे अतुल जी, आपने जब खरीदा था तो ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदा था या लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए खरीदा था बर्जर पेंट्स? मैम लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए खरीदा मैंने। ओके, सिमी से समझते हैं क्या करना चाहिए आपको, क्या हो आपका अगला कदम। सिमी, बर्जर पेंट्स पर आपका व्यू?
प्रियंका चार्ट काफी वीक है। इनफैक्ट अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा होता तो मैं शायद मेरा सलाह दूसरा होता। मैं उनको कहती कि कोई रैली मिलता है तो एग्जिट करने का सोचिए। 220 के ऊपर ये जाके शायद मेंटेन नहीं करेगा, वहां पे इसका 200 डीमा भी है और जब तक नहीं करता है तब तक नीचे 180 से 175 का टारगेट आ सकता है, तो एग्जिट का सलाह होता मेरा। पर उन्होंने कहा कि उनका लॉन्ग टर्म का व्यू है। ओवरऑल ये चार्ट जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और मुझे लगता है कि उनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे सकती हूँ। पर ये बात सही है कि ये शॉर्ट टर्म में कोई भी करेक्शन में 185 से 70 के जोन में आ सकता है। वहां पे आने के बाद आपको चाहे आप ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक ऐड करने से आपका मतलब कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब जाके कोई रिकवरी रिलीफ रैली इसमें मिलता है तो आपका जल्दी प्रॉफिट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं है स्टॉक। तो फिर गिरावट में आप इसमें और ऐड करें और लंबी अवधि के लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो होल्ड की सलाह है इस पर। बेंगलोर से शरद जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है और इनका सवाल है श्रीराम ईपीसी पर 1000 शेयर हैं इनके पास, 36 रुपए की इनकी खरीद रही है, फिलहाल लॉस हो रहा है 5 रुपए 30 पैसे पर शेयर। सिमी श्रीराम ईपीसी पर क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर शरद को? देखिए हल्का सा थोड़ा करेक्शन इसमें आया है, 41 के आसपास करीब हाई बनाया था, वापस ये स्टॉक 30 के आसपास आ चुका है और मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मेजर सपोर्ट जो है 28-27 के आसपास है और यहीं से इसका ब्रेकआउट आया था। 27-28 के आसपास इसका ब्रेकआउट था और उसी के आसपास इसका 200 डेमा भी है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक उस रेंज को यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा। तो नीचे मैं जब तक ये स्टॉक 27-28 से ऊपर मेंटेन करेगा तब तक मेरा सलाह यही होगा कि आप होल्ड कीजिए और मुझे लगता है कि अगर वो लेवल होल्ड करता है तो वापस ये स्टॉक रिकवर भी करेगा। करेंटली थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है पर 27-28 के आसपास चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, हो सकता है वो काम में आएगा। तो 27-28 के लेवल श्रीराम को और ऐड करने के लिए अच्छे लग रहे हैं और होल्ड कीजिए इसे। और अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए संतोष जी का, फरुखाबाद के हैं संतोष और जानना चाहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करते हैं, क्या कर रहे हैं इसमें? 100 शेयर हैं, इनकी खरीद का भाव 170 रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 87 रुपए 35 पैसे पर शेयर प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में। सिमी आपका नजरिया क्या है अभी आईसीआईसीआई बैंक पर? देखिए मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। 170 के आसपास अपनी अच्छी जगह पे ये स्टॉक लिया है और मुझे लगता है कि करेंटली भी ये स्टॉक थोड़ा सा वीकनेस तो दिखाया है, 300 के आसपास का हाई बनाया था, अभी 250 के आसपास है, पर ये इसका मेजर सपोर्ट ही है। यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर रैली मिलता है, बैंक निफ्टी अगर 18,100 के आसपास का सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आएगी और उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी आएगी। आप होल्ड कीजिए, टाइम दीजिए, आपने ऑलरेडी एक अच्छा जगह पे लिया है, आपका बहुत ज्यादा डाउनसाइड मैं करंट लेवल से नहीं देख रही हूँ, तो आप होल्ड कीजिए। ओके, तो आपकी जो खरीद का पॉइंट 170 बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए होल्ड कीजिए, मुनाफा हो रहा है, आगे बढ़ेगा और मुनाफा। हर्षद पटादिया जी का सवाल अहमदाबाद से, भेल BHEL 400 शेयर 135 रुपए इनकी खरीद रही है। सिमी आपकी सलाह चाहते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पर आपको भेल कैसा दिख रहा है? देखिए टेक्निकली प्रियंका काफी वीक ही लग रहा है, कोई भी बाइंग मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके 135 से 40 का रेंज क्रॉस करेगा ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत इमीडिएटली करेगा ऐसा नहीं लगता है और जब तक नहीं करेगा कोई बाइंग मतलब ट्रिगर इसमें मिलेगा नहीं। उनको सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है उनका तो मैं होल्ड करने का सलाह दे सकती हूँ, पर करेक्शन में ये स्टॉक 115-110 तक भी वापस आ सकता है, तो आपको लेवल्स याद रखना पड़ेगा और बहुत जल्दी इसलिए कोई बाइंग आएगा ऐसा नहीं लग रहा है चार्ट पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ही आपके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देने का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अभी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सौदा आपका और ठाणे से अब्दुल आहद जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते अब्दुल जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास नेल्को का है, 68 के भाव पे लिया हुआ है, 3000 शेयर्स लिया हुआ है, तो इसे होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ओके, आपको लॉस भी यहाँ पर हो रहा है, ऑलमोस्ट 7.5 रुपए के पर शेयर लॉस पर बैठे हुए हैं। सिमी आपका व्यू नाल्को पर क्या होगा?
देखिए प्रियंका, ओवरऑल पूरा सेक्टर में, मेटल सेक्टर में मेरा व्यू बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म का करेक्शन दिख रहा है ऊपर से, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस और बाकी नहीं है। थोड़ा बहुत ये स्टॉक और नीचे आ सकता है, 61 के आसपास है और इसका मेजर सपोर्ट 57-58 के आसपास है। आपको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया अच्छा ही होना है इसका। 85 से 90 का टारगेट रखिए। 57-58 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो चाहे आप ऐड भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा, आप होल्ड कीजिए जरूर। नागपुर से हिमांशु जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। पीएनबी गिल्डसेन के पास 7,200 शेयर, 50 रुपए 10 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। 3 से 6 महीने के लिए इसका व्यू समझना चाहते हैं। सिमी, आपको कैसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर? फिलहाल यहाँ हिमांशु को तो नुकसान होना है, 2 रुपए 65 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है 2 रुपया का। उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। स्टॉक ओवरऑल जो चार्ट शो कर रहा है, ओवरऑल ये स्टॉक मोमेंटम एक्वायर किया है। हाँ, हल्का सा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, वो करेक्शन आया है और मुझे लगता है कि इसका मेजर सपोर्ट 44-45 के आसपास है और जब तक वो रेंज होल्ड करता है कोई टेंशन नहीं है। मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ और 7-62 के आसपास जो हाई इसने बनाया है ये वापस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रिक्लेम करेगा, ऐसा लगता है। होल्ड कीजिए। और इसी के साथ सिमी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।